हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टूडेंट्स की बात पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे 10th के बाद जब आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं तो उस स्ट्रीम से पीसीएम और पीसीबी साइंस में ये दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो इसके थ्रू आप बेस्ट कौन से कैरियर हैं जो आप अपना चूज़ करके अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं अंजलि मैम। हेलो मैम। हेलो सर। आपका स्वागत है। थैंक यू। और अंजलि मैम और मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए हैं क्योंकि अंजलि मैम का बैकग्राउंड है पीसीएम और मेरा बैकग्राउंड रहा है पीसीबी। तो आई थिंक वी नो कि कौन कौन से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या बेटर ऑप्शन नए खुल रहे हैं। तो ये इस पे हम लोग अपनी राय दे सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैम सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पीसीएम का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो बताइए। मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था सर, बट आई ऑनेस्टली फील कि जो भी बच्चे साइंस लेते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि नहीं साइंस लेनी है क्योंकि एक होड़ रहती है सब बच्चों में कि हाँ। नहीं हमें तो यही लेनी है। इंटरेस्ट नहीं भी है तब हाँ, भी। और पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि नहीं हाँ। हमें तो साइंस ही अपने बच्चे को दिलवानी है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट आई फील कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रेशर में ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों को मैं थोड़ा सा सचेत करना चाहूँगी कि अगर आप साइंस ले रहे हो ना तो इसलिए लो कि आपका इंटरेस्ट है, इसलिए नहीं कि फ्रेंड्स ले रहे हैं या फिर आप पे प्रेशर है पेरेंट्स का कि लेना है। अगर आपको इंटरेस्ट है सिर्फ तभी लो, क्योंकि सर 10th और 11th और 12th की साइंस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 10th की तो बहुत सिंपल है, हम लोग पढ़ाते भी हैं बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आता है और बच्चे सोच लेते हैं कि नहीं ये तो बहुत ईजी होगी और 11th-12th में भी हमें इंटरेस्ट आएगा। लेकिन वो सिलेबस में ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो फिर बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल गायब होने लगता है। तो पहले तो अगर आप तैयार हो, अगर आपको इंटरेस्ट है तभी लो। तो ये एक मेन चीज़ है, मेन मुद्दा है, तभी जाके आप पीसीएम लोगे या फिर आप पीसीबी लोगे। अब पीसीएम में अगर हम बात करें करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तो बहुत सारी हैं, वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिर्फ साइंस बैकग्राउंड की ही नहीं है, हमारे पास कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो भी बैकग्राउंड्स होते हैं, जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो भी अवेलेबल हो जाते हैं हमारे लिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी बात है कि मैम ने अभी बताया है कि जो भी बच्चा साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करता है उसके पास ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स स्ट्रीम के भी जो कोर्सेज हैं उसका भी ऑप्शन ओपन रहता है। हाँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना मैम? यस। तो पीसीएम में सबसे पहली चीज़ जो बच्चों के दिमाग में आती है वो ये है कि बस पीसीएम लेंगे और उसके बाद आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद बीटेक दिमाग करेंगे। में बीटेक ही चलता है। हाँ, बस आईआईटी करेंगे। कुछ बच्चों का होगा कि चलो आईआईटी नहीं हुआ तो एनआईटी में चले जाएंगे, बट कुछ बच्चों का एनआईटी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उनके लिए भी बहुत ऑप्शंस है। वो बीटेक अगर करना भी चाहते हैं तो नॉर्मल कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी ठीक ठाक प्लेसमेंट लग जाती है। तो सबसे पहला बीटेक है। अब बीटेक में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो बच्चों को देखना पड़ेगा कि किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। सबसे पहले जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गई, जो ये हमारे पुल वगैरह बनते हैं, वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का ही मेन रोल है, सिविल इंजीनियर्स का ही मेन रोल होता है। फिर हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो जिन भी बच्चों को ना मशीन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, जैसे बहुत बच्चे होते हैं सर, मैंने देखा है बचपन से ये मशीन कैसे वर्क करती है, ये कैसे ऑपरेट करता है। हाँ। तो जिन भी बच्चों को इंटरेस्ट है तो वो उस फील्ड में चले जाएंगे। बिल्कुल। अब एक जो मेन चल रहा है आजकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस में अगर बच्चे बीटेक करते हैं तो जैसे कि जो भी हमारे ऐप्स चलते हैं, जैसे हमारी भी क्लासेस चलती हैं, तो बैक एंड पे जितना भी काम होता है वो सब कोडिंग के थ्रू होता है। इतने लंबे लंबे कोड्स लिख रहे होते हैं लोग। तो अगर बच्चों को इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स में तो वो बैचलर्स कर सकते हैं अपनी। टेक्नोलॉजी में ही हुआ बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर साइंस में हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ना सर इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, ट्रेंड में है, बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है ये। तो क्योंकि हर चीज़ टेक बेस्ड हो गई है। एग्जैक्टली। आपको टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए तभी आप अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हो। ज़ेप्टो, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, है ना, हर चीज़ तो आप ऐप से ही एक्सेस कर रहे हो। यहाँ तक कि हमारा जो क्लासेस हैं, हमारे जो ऐप पे जो हमारे सैम्पल पेपर और जो क्वेश्चंस हैं, क्विजेज हैं, सब कुछ तो ऐप ही पे है, सब कोड के थ्रू चल रहा है आजकल। सब कोड के। तो बहुत ज़्यादा एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा अभी ग्रो कर रहा है और करेगा भी, क्योंकि अभी यही चीज़ जो है वो मेन चलने वाली है आगे भी। बिल्कुल। तो एक तो बच्चे ये कर सकते हैं, इसके बाद बच्चे एमटेक भी कर सकते हैं। बीटेक के बाद गेट हमारे पास एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू देन अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो मास्टर्स भी कर सकते हैं अपनी। बिल्कुल। तो करियर ऑप्शन मतलब काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा है अगर बच्चे और करें। मैम यहाँ आपको मैं रोकूंगा इसलिए क्योंकि गेट के थ्रू अगर आप बीटेक के बाद एमटेक करते हैं तो आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड भी देती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गेट के थ्रू आप अगर एमटेक करो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, तो फैमिली पे डिपेंडेंसी कम हो जाती है फाइनेंशियली। तो ये और भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल। इसके बाद बच्चे बीएससी भी कर सकते हैं, बैचलर्स इन साइंस।
तो यहाँ पे भी 2 तरीके की ही होती है, एक हमारे पास जनरल बीएससी हो गई और दूसरी हमारे पास ऑनर्स हो गई। जनरल अगर बच्चा चाहता है कि उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हो, जैसे हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, और अगर ऑनर्स करेगा तो लिमिटेड हो गया वहाँ पे, क्योंकि एक सब्जेक्ट में देन वो कर रहा होगा। तो अगर उसको ऑप्शंस चाहिए है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो देन वो 3 सब्जेक्ट वाला कर सकता है। अदरवाइज ऑनर्स इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मैंने देखा है कि ऑनर्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेरिजन टू सिंपल बीएससी। बीएससी ऑनर्स ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर अगर आप बीएससी कर रहे हैं इसका मतलब कि आगे एमएससी करेंगे, और आई थिंक आप पीएचडी भी जाएंगे, तो फिर एक ही फील्ड पे क्यों ना ज़्यादा फोकस किया जाए। तो बीएससी के बाद जैसे आपने सर कहा, तो बच्चे एमएससी भी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारे पास अलग अलग एग्जाम्स भी होते हैं, आईटी जैम भी है हमारे पास। बच्चे वो दे के भी देन मास्टर्स प्रॉपर आईटी से कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर जैसे पीएचडी, तो बच्चे पीएचडी कर सकते हैं एंड देन वो कॉलेजेस में एज लेक्चरर्स भी वर्क कर सकते हैं। एंड इसके अलावा सर बीएससी के बाद भी हमारे पास बीएड होता है, और एमएससी के बाद भी ऑप्शन रहता है बीएड करने का, अगर किसी बच्चे को टीचिंग फील्ड में ही जाना है स्कूल्स वगैरह में। तो बच्चे बीएड भी कर सकते हैं। मतलब अगर स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी, उसमें अगर एज ए टीचर आपको बनना है, अपॉइंट होना है, तो आपको बीएड करना होगा। तो आप बीएड बीएससी के बाद भी कर सकते हो, क्योंकि बीएड करने के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक है सर। वैसे इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हमारे पास कुछ रहते हैं, जहाँ पे सब हमारा मिक्स्ड कंबाइंड हो जाता है। बट इंटीग्रेटेड से ज़्यादा आई थिंक बच्चों को जो हमारे बीएससी के बाद एमएससी वाला ऑप्शन होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं होती है। तो अगर उन्होंने कोई इंटीग्रेटेड कोर्स ले लिया तो वो उसी में फंस जाएंगे 5 साल तक, कि अब फिर वो निकल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आई फील कि जो नॉर्मल है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बाकी तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट कि वो कैसे परसीव करते हैं उस चीज़ को। चलिए मैम, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन दिया। हाँ, और क्या फील्ड हो सकते हैं मैम? सजेशन। और इसके अलावा जैसे हमने कहा कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के जितने करियर ऑप्शंस हैं वो सब के सब अवेलेबल हो जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप साइंस ले रहे हो तो कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ दोनों के जो भी करियर ऑप्शंस हैं वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप बीकॉम भी कर सकते हो, हम बीए भी कर सकते हैं, बीबीए। कई बच्चों को बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है तो वो बीबीए भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एलएलबी, अगर बच्चों को लॉ में इंटरेस्ट है तो लॉ के कोर्सेज भी वो लोग कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना सर, कई बार 11th-12th में अगर हम लोगों ने ले ली है साइंस, बट हमारे पल्ले ही नहीं पड़ रही है, हाँ, ऐसा होता है कि नहीं यार ये तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल, तो उन बच्चों के लिए अच्छा है कि वो स्विच कर सकते हैं। वो चाहे तो लॉ में जा सकते हैं, वो चाहे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर 12th भी होते हैं और आफ्टर बैचलर्स भी होते हैं। तो बच्चे बैचलर्स के साथ साथ भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो करियर ऑप्शन ओनली, हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए है, क्योंकि बैचलर्स आपने किसी से भी करी हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल। और इसके अलावा भी वैसे तो मेजॉरिटी इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस हो गए ना सर, कि अगर मुझे जर्नलिज्म करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। हाँ, जर्नलिज्म आजकल बहुत ही चल रहा है। हाँ, फेवरेट बन गया है लोगों का। और इसमें जामिया मिलिया का जर्नलिज्म मैंने सुना है कि काफ़ी बेटर है, बहुत बढ़िया है। तो और जैसे आजकल ना बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा एमबीए भी बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा। तो अगर बच्चे ने कोई भी बैचलर्स करी है तो वो एमबीए भी कर सकता है, यानी बीटेक के साथ एमबीए, बीएससी के साथ एमबीए, और बीकॉम के बाद एमबीए, बीबीए के बाद एमबीए। मतलब एमबीए कोई नहीं है कि सिर्फ बीबीए के बाद ही आप एमबीए कर सकते हो। मतलब पीसीएम वाला भी जा सकता है और पीसीबी वाला भी जा सकता है, और अदर स्ट्रीम को तो जा ही सकते हैं। वही तो एमबीए इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अगर आप फर्दर देख रहे हो, बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज चाहिए है, सीखनी है चीज़ें, तो एमबीए इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, जो कि बच्चे प्रेफर भी कर रहे हैं बीटेक के बाद भी, बीएससी के बाद भी। सो ये भी हमारे पास करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। कुछ बच्चों को ना सर स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और वो सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई ऐसा कोर्स ही नहीं है जो स्पोर्ट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो। तो है, बच्चों को बस नॉलेज नहीं है। BPES, ये हमारे पास बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, ये वाला कोर्स है। यहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स के बारे में सीखेंगे, एक्चुअल में जो उनको इंटरेस्ट है वो कर पाएंगे। तो अगर किसी भी बच्चे को इवन स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट है तो ये कोर्स को वो प्रेफर कर सकता है। हाँ, इसमें एक कोर्स और भी होता है, BPED, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। हाँ, कई जगह BPS चलता है, कई जगह BPED चलता है, तो और फिर आगे MPED होता है। तो काफ़ी मतलब आपने काफ़ी ब्रॉड लेवल में बता दिया है। तो मैम, अगर यहाँ एक बच्चों का डाउट आ सकता है कि अगर MBA करना है तो कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर मुझे BSc BCom करना है तो कौन सा एग्ज़ाम, क्योंकि हर स्टेज पे आप ग्रेजुएशन से PG पे जाओ, 12th के बाद ग्रेजुएशन पे जाओ,
हर स्टेज पे आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, तभी आप क्लियर करोगे, तभी आप एंटर करोगे। तो जैसे एक तो IIT JEE हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम बीटेक के लिए हो गया। तो उसमें हमारे 2 लेवल होते हैं, मेंस और एडवांस्ड। तो 2 हमारे पास ये हो गए, एक तो मेन बीटेक के लिए हो गया। ठीक है। अब उसके बाद अगर किसी भी बच्चे को हमारे पास जस्ट आफ्टर 12th करना है लॉ एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो क्लैट हमारे पास एग्जाम होता है, जैसे आपने कहा कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। हाँ। तो अगर हम MBA की बात करें, अगर MBA करना है किसी बच्चे को, बैचलर्स कर ली है फिर MBA, तो कैट का एग्जाम होता है हमारे पास। ओके। और इसके अलावा अभी मैंने आपको जैसे बताया IIT जैम, तो BSc बैचलर्स आपकी जैसी हो गई है तो उसके बाद आप IIT जैम भी दे सकते हो। और अगर नॉर्मल BSc वगैरह करनी है टॉप यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए हमारे पास CUET एग्जाम होता है जो आफ्टर 12th। यहाँ मैं बच्चों को बताऊंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सब ग्रेजुएशन के लिए एक सपना जैसा होता है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मैक्सिमम कोर्सेज हैं उनमें एडमिशन आपको CUT एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होता है। कुछ कोर्सेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्जाम कराती है, लेकिन मैक्सिमम कोर्सेज में अब आपको CUT एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो आई होप कि काफी बच्चों को क्लैरिटी मिल गई होगी। इतने सारे हमने डिस्कस करे। अब PCM के तो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो सर अब आप हमें बताइए कि PCB स्ट्रीम में क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ PCB। तो जैसे PCM के नाम आता है तो बच्चा सबसे पहले बीटेक सोचता है, वैसे ही PCB का नाम आता है तो सबसे पहले बच्चा डॉक्टर यानी MBBS सोचता है, जिसके लिए नीट एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है। लेकिन नीट में भीड़ ज़्यादा है ना, और नीट को कंपेयर करें दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम और MBBS को दूसरे कोर्सेज से कंपेयर करें तो दूसरे कोर्सेज भी हैं जो MBBS जितना वैल्यू रखते हैं, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हो। तो मुझे यहाँ सबसे पहले मैं यही पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपको MBBS के पीछे नहीं भागना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही डॉक्टर बनो, है ना, क्योंकि एक तो इंटरेस्ट की बात होती है ना। और डॉक्टर में आपको पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आप MBBS करोगे 5.5 साल का, फिर आपको MD या MS करना होगा, उसके बाद आप कहीं रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन करोगे। ठीक है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबा। तो पढ़ाई और पेशेंस चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे पहले यहाँ MBBS की बात लास्ट में करूँगा, क्योंकि MBBS के बारे में सभी अटेंटिव रहते हैं, जानते रहते हैं। उनके भाई बहन तो कर ही रहे होंगे, कोई IIT कोई MBBS, तो उनके बारे में उनको पता होगा। मैं MBBS के अलावा जो है उनसे उसके बारे में कोर्सेज पर डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मन में आता है कि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए जितने भी सेंचुरीज बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, आपने रणथंभौर का नाम सुना होगा। एक मूवी आई थी काल मूवी, आपने देखी? नहीं सर, मूवीज थोड़ी मैं कम ही देखती हूँ। हाँ, तो काल मूवी में जिम कॉर्बेट के बारे में बताया गया है। तो ये जो हमारे जो रिजर्व्स हैं, जहाँ हमने एनिमल्स को यानी फ्लोरा फौना को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है, इसकी सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है। और इसके लिए गवर्नमेंट UPSC के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो सर ये 12th के बाद होता है? 12th के बाद नहीं होता। अच्छा। आप कोई भी ग्रेजुएशन आपका है, चाहे वो BSc हो चाहे वो BCom हो, ठीक है, लेकिन इसके लिए BSc में PCB होना जरूरी है, BCom से नहीं चलेगा। PCM वाला कर सकता है या क्या? PCM वाला नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, PCB का होना जरूरी है। ठीक है। तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम जो ग्रेजुएशन के बाद आप देते हो वो देना होगा। UPSC कंडक्ट कराती है। जो IAS IPS का एग्जाम होता है वही एग्जाम है, उसके पैरेलल प्री सेम होता है। मेंस का पेपर डिफरेंट होता है। तो सबसे बढ़िया ये कोर्सेज है, क्योंकि जब आप इसमें अपॉइंट होते हो तो आपको जिम्मेदारी बनती है, आप कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बनते हो, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कैसे उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करें। तो काफ़ी रेपुटेटेड पोस्ट है, समाज में इज्जत भी मिलती है। तो ये तो हो गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की बात। फिर नेक्स्ट बात करें कि आप बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। अब बायोटेक्नोलॉजी बीटेक के थ्रू भी होती है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी होती है और BSc बायोटेक्नोलॉजी भी होती है। अब बायोटेक्नोलॉजी प्योर एक रिसर्च फील्ड है। आपने देखा होगा कि लैब्स में सफ़ेद कोट पहन के कुछ टेस्टिंग कर रहे होते हैं, ये वही लोग हैं। अच्छा सर। हाँ, सफ़ेद कोट वाला ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर ही हो, है ना, क्योंकि लैब्स में भी यही प्रोटोकॉल है कि आपको सफ़ेद जो है इसको एप्रॉन कहते हैं, एप्रॉन कहते हैं, उसका यूज़ करके आपको रिसर्च करना होता है। तो हम आजकल देखते हैं कि प्रोबायोटिक फूड आ गया है, जो आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखेगा। तो ये सब किसका एफर्ट है? बायोटेक्नोलॉजी का ही तो है। आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, शायद सुना है कि नहीं? तो गोल्डन राइस में क्या विटामिन A ज़्यादा होता है, और वो कैसे बना?
बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, जहाँ हम जीन्स की बात करते हैं तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो तमाम तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर हैं उनकी दवाइयाँ बनाना है तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो प्योर रिसर्च फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंडिया में फ़िलहाल स्कोप अभी कम है ना। फॉरेन में लोग ज़्यादा, क्योंकि जब आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आपको इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, तो लोग फिर बाहर स्विच करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वहाँ मास्टर करते हैं, पीएचडी करते हैं, फिर वो वापस इंडिया में आते हैं, ठीक है। और बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी उन्हें फिर हायर करती हैं। लेकिन है स्कोप फ्यूचर में तो और ज़्यादा बनेगा। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा बनता है बीएससी इन बायो के जो सब्जेक्ट्स हैं, जूलॉजी और बॉटनी। अब उसमें जैसा फॉरेस्ट्री भी है। तो अगर आप सिंपल बीएससी करेंगे तो आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। आप बीएससी ऑनर्स भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया, अगर बीएससी में आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया जो ग्रेजुएशन में कोर्स है वो है बीएससी फॉरेस्ट्री एंड बीएससी एग्रीकल्चर। तो ये तो सर वो है ना हमारे ऑनर्स वाले कोर्स। हाँ, क्योंकि बीएससी फॉरेस्ट्री वाले भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि वो तो फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो उनसे ज़्यादा नॉलेज तो किसी को नहीं होगी फॉरेस्ट के बारे में। तो बीएससी फॉरेस्ट्री आप करें। अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम देना है तो आप सबसे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले क्या करें, सीयूटी का एग्ज़ाम दें, उसके थ्रू आप बीएससी फॉरेस्ट्री करें। और जितने भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, कुछ स्टेट के आती है, कुछ सेंटर के, तो उनका भी एक अलग से एग्ज़ाम होता है जो एनटीए कराता है। तो इन दो एग्ज़ाम, सीयूटी और जो एक अलग एनटीए एग्ज़ाम कराता है, इसके थ्रू आप बीएससी फॉरेस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और बेटर यही रहेगा कि आप कहाँ से करें, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेस्ट्री करके आप फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम दें, सेलेक्ट हों। और एक होता है बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है। पहला तो रिसर्च फील्ड है कि बीएससी एजी किया, फिर एमएससी एजी किया, पीएचडी किया, नेट क्वालिफाई किया, और फिर या तो लेक्चरर बन जाइए या आप किसी इंडियन गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आप एज ए रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर लीजिए। और बैंक्स, क्योंकि बैंकों को क्या करना होता है, फार्मर्स को भी लोन देना होता है। तो बैंक चाहता है कि हमारे यहाँ ऐसे प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ आएँ जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नॉलेज रखते हो। तो उनके लिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो वैकेंसी होती है वो कंडक्ट होती है, जो आईबीपीएस कराता है, उसमें बीएससी एजी वाले ही फॉर्म फिल करते हैं। अच्छा, नॉर्मल कोई और नहीं, वो स्पेशली बीएससी एजी के लिए अलग से, जो सिंपल ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए तो है ही वैकेंसी, लेकिन बीएससी एजी के लिए अलग से वैकेंसी निकलती है। तो ये एक बहुत अच्छी कोर्स है जो मैं रिकमेंड करूँगा बच्चों को। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो रिसर्च फील्ड ही है, बायो इज बेसिकली अबाउट रिसर्च। और सर जैसे आयुर्वेदा वगैरह में, हाँ, तो जैसे एमबीबीएस तो हो गया कि मॉडर्न एलोपैथी, लेकिन आपने सुना होगा होम्योपैथी डॉक्टर भी होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी होते हैं। तो जैसे एमबीबीएस एक कोर्स है, उसी तरह बीए एमएस आयुर्वेदा के लिए है, और बीए एचएमएस ये आपके होम्योपैथी के लिए। तो आप नीट का एग्जाम देकर एमबीबीएस कर सकते हैं, या बीएएमएस कर सकते हैं, या बीए एचएमएस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। और डेंटिस्ट वगैरह का भी, डेंटिस्ट का, हाँ बिल्कुल। और एक यहाँ फील्ड और मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो साथ ही साथ, क्योंकि नीट की जो रैंक होती है उसके थ्रू उसको वेटनरी कॉलेज में भी एडमिशन मिल सकता है। आप बैचलर ऑफ वेटनरी मेडिसिन आपको कोर्स मिलेगा और आप एनिमल डॉक्टर कहलाओगे, वेटनरी डॉक्टर। ये तो सर मेरा फेवरेट है, क्योंकि मेरा भी फेवरेट था। हम जनरली उतना कंसिडर करते नहीं हैं, बट जो ऐसे डॉक्टर्स हैं ना जो एक्चुअल में इस फील्ड में जाते हैं, उनके लिए ह्यूज रिस्पेक्ट। अब बिल्कुल, अब लोग सोचते हैं कि घर में पालतू जानवर को वो डॉक्टर ट्रीट करता है, ऐसी इमेज बनी है। लेकिन जो नेशनल पार्क में जो जानवर हैं उनको कौन ट्रीट करेगा भाई? उनको भी तो ऑब्वियसली एक वेटरनरी डॉक्टर। हाँ बिल्कुल। अफ्रीका से 3 चीते आए थे इंडिया में, और मोदी जी ने उन्हें एमपी में छोड़ा था। तो आखिर उनकी देखभाल किसने की? वेटनरी डॉक्टर ने। तो जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वहाँ जानवरों की जो हेल्थ है, फिर जो डेयरी है, हमारे फार्मिंग में जो डेयरी इंडस्ट्री है, तो गाय भैंसों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। कौन रखेगा? वेटनरी डॉक्टर है ना। तो वेटनरी डॉक्टर बनना एक बहुत, इसको कहते हैं कि अगर आप गांव जाओगे तो गांव में आपको भगवान का दर्जा मिलेगा। ये तो है ना, क्योंकि गांव में हर इंसान गाय भैंस तो रखता ही है, और उसका एक दिन का खाना ही होता है दूध, मलाई, दही,
जो हमें तो बिल्कुल नसीब नहीं होता हाँ, जो शहर के लोगों को नसीब हाँ, नहीं हो पाता। तो अगर वो गाय भैंस को सही नहीं रखेगा तो ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? तो इसके लिए वो हमेशा उसको कांटेक्ट में रहना होगा वेटरनरी डॉक्टर के। और मैं यहाँ बता दूं कि कई ऐसे वेटरनरी डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर से ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एमबीबीएस तो सभी लोगों ने किया है। मैं अपने शहर की बात बताऊं, क्योंकि मेरा जो शहर है काशी बनारस, वो शिक्षा का और मेडिकल लाइन का एक हब है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, हॉस्पिटल भी है। तो हॉस्पिटल से पढ़ने के बाद कई एमबीबीएस डॉक्टर ने बनारस में क्या अपनी खुद की क्लिनिक ओपन कर ली और कंपटीशन बढ़ गया। अच्छा, एमबीबीएस करने के बाद। हाँ, अच्छा, हाँ। तो कंपटीशन बढ़ गया। तो एमबीबीएस करने के बाद कंपटीशन बहुत है, आपको मार्केट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे 10 डॉक्टर बैठे हैं, काफ़ी दिनों से बैठे हैं, ठीक है, तो आपका मतलब एमबीबीएस में स्ट्रगल ज़्यादा है। हाँ, लेकिन अगर इधर वेटनरी को कंपेयर करें, सेम एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम देंगे आप वेटनरी में एडमिशन ले लीजिए, प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, ठीक है, फिर वेटनरी में ग्रेजुएशन के बाद आप वेटनरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए, आप अच्छी जगह रिसर्च फेलोशिप कर लीजिए, तो आप अब गांव में भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। सर, लगता है आपकी ये वीडियो देखने के बाद अब वेटनरी में भी बहुत कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पर्सनली मैं फील करता हूँ कि वेटनरी का जो डॉक्टर है वो गांव में बहुत ज़्यादा कमा सकता है। ट्रू, ठीक है, तो ये सब हैं। मैं बच्चों से यही कहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि एमबीबीएस के पीछे केवल मत भागो। आप ये देखो आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, बीएससी फॉरेस्ट्री, वेटनरी डॉक्टर और बीएससी एजी, ठीक है, या फिर अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो फिर लॉ का तो ऑप्शन खुला ही है, ठीक है, खुले हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक है अदर देन एमबीबीएस वो ये हैं। और आजकल आपने देखा होगा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग क्योंकि चाहते हैं कि हम सेफ रहें, है ना, हाँ, क्योंकि हमारे जो फूड्स प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है, तो कैंसर इसीलिए हो रहा है। तो आयुर्वेदा की तरफ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर हों, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी और समय हमेशा चेंज होता है। यू नेवर नो कि कब एमबीबीएस डॉक्टर से लोग आयुर्वेदा डॉक्टर को ज़्यादा प्रेफर करने लगेंगे। तो ये चीज़ है। तो मैं कहूँगा कि सिर्फ एमबीबीएस के पीछे नहीं भागना है। समाज में, सोसाइटी में एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और वो प्रेशर पेरेंट्स पे आता है। वो प्रेशर पेरेंट्स आप पे ट्रांसफ़र कर देते हैं कि नहीं बेटा नीट करना है, शर्मा जी का बेटा नीट कर रहा है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा आप सभी बच्चों को कि अदर कोर्सेज हैं, आप उसको जाके सर्च कीजिए, आप उसमें बेटर कॉलेजेस देखिए कौन कौन से हैं और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको देश घूमने का मौका मिलेगा। मेरे एक पर्सनल दोस्त हैं वेटरनरी डॉक्टर, वो महीने में कई जगह, मतलब साल भर वो कई नेशनल पार्क विजिट करते हैं। अच्छा। और उनका काम है कि वहाँ के जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्थ को प्रॉपर चेक करते रहना। तो घूमने का भी मौका मिल रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं। तो आई थिंक बहुत सारे हमने डिस्कस करे हैं, इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज, कुछ तो मैंने भी नहीं सुने थे, तो बहुत सारे हमने आज डिस्कस करे हैं। आई होप इस वीडियो से बच्चों को काफी ज्यादा नॉलेज मिली होगी। बिल्कुल। सो विद दिस आई थिंक वी एंड आवर पॉडकास्ट। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत नॉलेज मिली होगी, और अगर मिली है सो डेफिनेटली लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल संकल्प भारत फाउंडेशन। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।